हेलो एंड वेलकम टू मैडम सर आईएएस यूट्यूब चैनल। सो हम लोगों का पॉलिटी का प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ लिया था आपका। इससे पहले वाली वीडियो में था पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे पहले हमने प्रियम्बल कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी कई बार पूछा जाता है। और मतलब आप इसको इतनी जगह यूज कर सकते हो, मेंस की आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, पीसीएस और यूपीएससी, एसएससी, उन सबके प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फिलहाल जो शेड्यूल है टोटल, वो है 12। ठीक है, स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो वो तब थे 8। 8 थे। एक सेकेंड ये ले लेती हूँ मैं। ठीक है, पहले थे 8। 8 से हो गए अब ये 12। ओके। तो हम इसका ना एक निमोनिक्स है, हर कोई हर एक वीडियो में ये बता रहा है इसका निमोनिक्स है, तो उससे हेडिंग्स आपको याद हो जाएंगी। बट उसके अंदर भी कुछ चीजें हैं, वो हमें देखनी है। अब 8 के बाद जितने भी शेड्यूल उसमें ऐड हुए हैं, तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होगा, डिलीट होगा या चेंज होगा, तो उसके लिए अमेंडमेंट लाया जाता है। तो आगे के जितने भी शेड्यूल है वो किसी न किसी अमेंडमेंट से आए होंगे, तो वो हमें अमेंडमेंट याद करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या बताया कि इसका एक निमोनिक्स है, वो है ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। TEARS OF। ठीक है, ओल्ड पीएम हम नीचे देख लेंगे बाद में। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो टी है, इसका क्या मतलब है? तो टी का मतलब है टेरिटरी। तो जैसे हमने पार्ट्स पढ़े थे, उसमें भी हमने सबसे स्टार्टिंग में टेरिटरी की बात करी थी। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ, तो हमने पहले टेरिटरी की बात की थी। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या है? टेरिटरी है, टी फॉर टेरिटरी। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक्सप्लेन है कि इंडिया के अंदर कौन से स्टेट्स हैं, कितने उनका जो जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, कौन सी यूटीज हैं, उनके नाम और उनका भी एक्सटेंट। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसमें? स्टेट्स दे रखे हैं, स्टेट्स के नाम। और किसके नाम दे रखे हैं? इसमें यूटीज के नाम दे रखे हैं। तो टी फॉर टेरिटरी हो गया। अब ये है हमारा फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड जो शेड्यूल है, इट इज टॉकिंग अबाउट अम्यूलमेंट्स। तो ये अम्यूलमेंट्स जो है, एक तरीके से पर्क्स या रिम्बर्समेंट या एक्स्ट्रा जो भी चीजें मिलती हैं, जो पब्लिक सर्विसेज में होते हैं उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा अलाउंसेस इसी के अंदर है, प्रिविलेजेस कह लो, ये सब इसी के अंदर है उनके, एंड सो ऑन। तो किसके हैं? क्या सभी के हैं? जितने भी पब्लिक सर्विस में है सबके हैं? नहीं, किस किस के हैं ये भी हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो किस किस के हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। इसका पेन का कलर चेंज कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो वो किस किस लोगों के हैं, तो वो आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यूनियन लेवल पे कुछ हैं लोग, और कुछ हैं आपके स्टेट लेवल पे लोग, जिनके पास ये जो शेड्यूल में मेंशन है। तो यूनियन लेवल पे देखो, आपका जैसे प्रेसिडेंट होगा, उसके एमिलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस इसमें है। ठीक है, उसके अलावा आपका यहाँ पे जो लोकसभा में क्या होता है, स्पीकर होता है एंड डिप्टी स्पीकर होता है। तो मैंने डी डी फॉर डिप्टी, एसपी फॉर स्पीकर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आप भी अपने नोट्स में ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख के याद करें, लेकिन हाँ, जब भी कभी मेंस आंसर राइटिंग वगैरह में करो तो पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म थोड़ी उनको पता है कि आपने ये बनाई है। इसके अलावा ये तो लोकसभा के हो गए। राज्यसभा में कौन होता है? चेयरमैन होता है एंड डिप्टी चेयरमैन होता है। ठीक है, तो CH फॉर चेयरमैन। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए। ठीक है, ये हो गए आपके यूनियन लेवल पे। और अब आपके इसी के करस्पॉन्डिंग में स्टेट लेवल पे देख लो। स्टेट पे क्या होता है? गवर्नर होता है। ठीक है, स्टेट पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, राज्यसभा, उसमें कौन होता है? उसमें होता है, सॉरी राज्यसभा कह रही हूँ, विधानसभा। उसमें कौन होते हैं? विधानसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है, अगर उनके यहाँ SLC है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। सारे स्टेट्स में नहीं है, कुछ ही स्टेट्स में है। तो जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो उनके चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के अलाउंसेस वगैरह लिखे हैं इसमें। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज है, तो इसमें हाई कोर्ट के जज हो गए।
ठीक है। और कैग हमारी कंट्री का एक ही है, तो एक हो गया कैग। तो ये कैग के भी अलाउंसेस प्रिविलेजेस वगैरह सब इसी में है। तो ये याद हो गया किस किस के हैं। ठीक है, डन। सिंपल है, आपको पहले यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन एंड सुप्रीम कोर्ट के जज एंड कैग। अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड शेड्यूल कंप्लीट, E4। अब नाउ ए। ए का क्या मतलब है? ए का मतलब होता है अफर्मेशंस, ओथ, यानी जो शपथ आप ले रहे हो। ठीक है, तो किस किस की ओथ इसमें है? देखो, जब भी कोई नया अपॉइंटमेंट होता है तो उसको शपथ लेनी पड़ती है, किसी को लेनी पड़ती है, किसी को नहीं लेनी पड़ती है, वो हम चैप्टर वाइज देख लेंगे। बट इसमें शेड्यूल में जो थर्ड शेड्यूल है, अफर्मेशंस लिखी हुई है, वो किसकी लिखी हुई है? तो ए फॉर सबसे पहले आप याद कर लो क्या है, अफर्मेशंस, यानी, और या फिर कह लो उसको ओथ। तो किस किस की लिखी हुई है ये भी हमें पता होनी चाहिए, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हम ऐसे ही देखेंगे कि स्टेट लेवल पे देखेंगे, यूनियन लेवल पे देखेंगे। ठीक है, तो यूनियन लेवल पे देखेंगे और स्टेट लेवल पे देखेंगे। तो यूनियन लेवल पे सबसे पहले किसकी लिखी होगी इसमें? प्रेसिडेंट की नहीं, गवर्नर की नहीं, ये नहीं। इसमें जो स्टार्टिंग है, सॉरी, इसमें जो स्टार्टिंग है वो है मिनिस्टर से। तो इनके यूनियन के मिनिस्टर्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा वो कैंडिडेट जो कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होने वाला है, जो एमपी बनने के लिए कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो एमपी इलेक्शन कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, उससे पहले क्या लेगा? एक ओथ लेगा। ठीक है, जिसको, ठीक है, ये हो गया। फिर मान लो वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, तब उसने ओथ ली, उसके बाद वो इलेक्शन जीत गया, मतलब वो एमपी बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। तब वो जब बन जाएगा फिर ओथ लेगा। ठीक है, ये हो गए। तो या फिर उसके बाद उन्हीं एमपीज में से मिनिस्टर चूज होता है। ठीक है, तो वो मिनिस्टर भी ओथ लेगा। तो तीन कैटेगरी होगी। आप पहले ये इलेक्शन के लिए खड़े हुए एज ए एमपी कैंडिडेट, इन्हें इलेक्शन लड़ना है, तब ली ओथ। फिर एमपी बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब ली। और फिर उनको एज ए मिनिस्टर प्रमोट किया तो फिर से ओथ ली। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसमें मेंशन है, उनकी भी ओथ है। एंड अब इसी के करस्पॉन्डिंग स्टेट में देख लो, स्टेट के मिनिस्टर हो गए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो कैंडिडेट खड़ा होगा, यानी कि जो एमएलए बनने के लिए खड़ा होगा, एमएलए इलेक्शन कैंडिडेट हो गया, एमएलए इलेक्शन कैंडिडेट हो गया। ठीक है, फिर वो एमएलए बन जाएगा। ठीक है, तो एमएलए हो गया। ओके, एक दो तीन ये हो गए। इसके अलावा फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो यहाँ कौन से होंगे? हाई कोर्ट के जज, उनकी ओथ लिखी है। और क्या है? कैग। तो कैग तो यूनियन स्टेट का सब एक ही है, तो कैग। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर का नहीं लिखा, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर के ना डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, और उनके उन्हीं के आर्टिकल्स में उनकी ओथ वगैरह के बारे में लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, समझ गए? अब आगे आ जाते हैं। आगे हम लिख रहे हैं आर, ये है हमारा फोर्थ शेड्यूल। तो आर से क्या मतलब है? आर से मतलब है राज्यसभा। आर से मतलब है राज्यसभा। तो राज्यसभा की जो सीटों का एलोकेशन है, किस स्टेट में और यूटीज में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, वो सब इसमें लिखी हुई है। तो एलोकेशन ऑफ सीट, किसकी सीट? राज्यसभा की सीट। एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, वो स्टेट में भी होती है, यूटीज में भी होती है, उनकी सीट्स का एलोकेशन। डन। 4 तक हो गए हमारे। मैं इसको 8 to 12 ये हटा देती हूँ यहाँ पे, इस चीज को यहाँ से कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर पे क्या है? एस। एस का क्या मतलब है? एस का मतलब है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। एस फॉर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यहाँ पे आर फॉर राज्यसभा, राज्यसभा की क्या सीट है? ए फॉर अफर्मेशन हो गया, ई से अमेलमेंट्स हो गया, टी से टेरिटरी हो गया। अब एस फॉर क्या हो गया अपना? शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनका कंट्रोल कैसे होगा, वो सब इसमें लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स। डन। 6th नंबर पे है ओ। ओ का मतलब क्या है? इसी के कंटिन्यूस में अदर शेड्यूल्ड एरिया, सॉरी अदर ट्राइबल एरिया। देखो, ट्राइब यहाँ पे हमने पढ़ा शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, उसके अलावा नेक्स्ट वाला हो जाएगा अदर ट्राइबल एरियाज। वो अदर कौन से हैं?
वो भी देख लेते हैं। तो अदर ट्राइबल एरियाज कौन से, देखो इंडिया के मैप में आपने नॉर्थ ईस्ट देखा होगा किस तरीके से होता है, वो कुछ देख लेना मैप में, थोड़ी सी आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बना रही हूँ। ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये बांग्लादेश है, यहाँ पे ये अपना अ, क्या नाम है, भूटान, और ये इधर चाइना हो गया। अब ये देखो, यहाँ सॉरी यहाँ इधर साइड नेपाल है, ये भूटान है। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही लेफ्ट हैंड साइड देखो, सबसे पहले क्या है अपने पास, यहाँ पे क्या है, मेघालय। ठीक है, ये क्या है, मेघालय। फिर ये क्या है अपने पास, त्रिपुरा। ठीक है, ये, और ये क्या है अपने पास, मिजोरम। मिजोरम, तो ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ पे नागालैंड एंड मणिपुर है, नागालैंड एंड मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ऐसे करके है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे आपका छोटा सा सिक्किम आता है, या इधर होगा, ऐसे करके है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा, तो आप ना इधर साइड के देखो, सिर्फ लाइन से, सिर्फ इस पूरे एरिया के लेफ्ट हैंड साइड में देखो, एक ये, ठीक है, फिर एक ये, और फिर क्या है आपका, इसी के ऊपर जाओगे, फिर क्या है, मेघालय। एक सेकेंड, फिर से बनाती हूँ। तो कौन से देखने हैं, पहले आप ये नीचे वाला देखो, लेफ्ट हैंड साइड में, इसी के साथ कंटिन्यू करते चलो। फिर ये है, फिर इसके ऊपर का, और फिर इसके ऊपर ये है। ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ चार ही लेने हैं। तो कौन से है, ये आपका सबसे नीचे क्या हो गया, मिजोरम। ठीक है, एक सेकेंड, मिजोरम। फिर क्या है ये आपका, त्रिपुरा। फिर इसके ऊपर क्या है, ये मेघालय। ठीक है, फिर क्या है इसके ऊपर, मेघालय के ऊपर क्या है, असम। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कंटिन्यूअस देखना है, साउथ टू नॉर्थ चले जाओ, नॉर्थ टू साउथ चले जाओ, चार ही हैं। कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, डन। ठीक है, ये याद हो गया अदर ट्राइबल एरियाज कौन से हैं। और बाकी जो इसमें फिफ्थ वाले में लिखे हैं, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स एरिया, जो बाकी स्टेट्स में होंगे। ठीक है, डन। एफ, अब आ गया अपने पास एफ। एफ फॉर क्या है, एफ का मतलब है कि फेडरल। एफ का मतलब ले लिया फेडरल। अब फेडरल का मतलब क्या होता है ना, कि पावर्स जो है वो डिवाइड है, यूनियन और स्टेट के बीच में पावर्स क्या है, डिवाइड है। सब्जेक्ट्स डिवाइड है, कि आपको किस सब्जेक्ट पे रूल्स बनाने हैं, और यूनियन को और स्टेट को किस सब्जेक्ट पे। तो ये एफ का मतलब फेडरल है। फेडरल का भी मीनिंग समझ लो कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका आ गया सेवेंथ नंबर पे एफ। अगर आप एबीसीडी में भी देखो ना, ABCDEF, उससे नहीं होगा, चलो सॉरी। तो एफ से फेडरल, फेडरल में सेवेंथ नंबर पे फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब है सब्जेक्ट डिवाइडेड है। डिवाइडेड है तो क्या बनी होगी, कि लिस्ट बनी होगी। लिस्ट में तीन हेडिंग्स होती हैं। एक तो होती है यूनियन की लिस्ट, ठीक है, एक होती है स्टेट की लिस्ट, और एक होती है कनकरेंट लिस्ट। डन। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर यूनियन जिस जिस पे रूल्स बना सकती है वो सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, और स्टेट वाले में स्टेट के, और कंकरेंट में जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं उन पे दोनों बना सकते हैं, यूनियन एंड स्टेट, बट प्रिवेल जो है वो यूनियन का ही सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, हो गया। अब आगे आते हैं। अच्छा, एक और नंबर याद कर लो, यूनियन में 98 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट वाले में 59 सब्जेक्ट्स हैं, और कंकरेंट वाले में 52 है। ये हर बार बदलते रहे हैं, फिक्स नहीं है, जो शुरू में रखे गए तो वही नहीं है, कई बार चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने टीयर्स ऑफ तक पढ़ लिया है, और टोटल 7 शेड्यूल पढ़ लिए हैं। टोटल है कितने, 12। ऑफ के बाद निमोनिक्स है OLD PM, ओल्ड PM। ठीक है, तो 7 हो गया, 7 के बाद 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, ओ से आपका क्या है, ओ का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ओ का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसमें लैंग्वेजेस हैं, हमने ऑफिशियल लैंग्वेज का एक पार्ट भी पढ़ा था, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अंदर उनका जो भी रिकॉग्नाइज्ड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड
बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो पहले 14 थी, 14 से इंक्रीज होकर हो गई 22। ठीक है, डन। अब इसके बाद एल। एल का क्या मतलब है? एल का मतलब है नाइन्थ शेड्यूल में। पहली बात तो ये बाद में ऐड हुआ, क्योंकि शुरुआत में 8 तो थे, 9 10 11 12 बाद में ऐड हुए, तो पहले इनके ना नंबर अमेंडमेंट याद कर लेते हैं। तो नाइन्थ शेड्यूल जो ऐड हुआ वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड हुआ है, ये पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। फिर जो 10th वाला शेड्यूल ऐड हुआ है ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड हुआ है। ठीक है, और 11th वाला जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिससे एक पार्ट भी ऐड हुआ है। कौन सा? याद करो, 9th ए पार्ट। ठीक है, और सॉरी 9th ए नहीं, सॉरी 9th ए, सॉरी 9th ए नहीं, ये वाला 74th से 9th ए पार्ट ऐड हुआ है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। डन। तो बड़ा इजी है, तो अभी हम देख लेते हैं फटाफट। तो सिंपल है, देखो एम से क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज। इसमें म्यूनिसिपैलिटीज के कुछ सब्जेक्ट लिखे गए हैं, चीजें लिखी गई, किस किस चीजों पे वो बना सकते हैं रूल्स। इसमें है पंचायत, पी से पंचायत। ठीक है, डन। उसके बाद डी का मतलब है डिफेक्शन। डिफेक्शन में क्या होता है ना, कि किसी भी मेंबर या मिनिस्टर जो है, एमएलए एमपी वगैरह है, उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो इसके अंदर ना डिफेक्शन के अंडर में डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। किसका? किस किस का? एमपीज का और एमएलएज का। ठीक है, ठीक है, डिफेक्शन के बारे में इसमें, डी से डिफेक्शन। और उसके बाद इस वाले 9th शेड्यूल के अंदर जो है, इसके अंदर एल फॉर क्या है ना, लैंड रिफॉर्म्स। तो एक्चुअल में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया ही लैंड रिफॉर्म्स के लिए था, कि जो लैंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना जमींदारों से लेके। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए एल से पहला शेड्यूल, तो जिसके अंदर क्या है ना, कि कुछ आर्टिकल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, कुछ एक्ट्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, जो कि डील करेंगे किसके साथ? लैंड रिफॉर्म्स के साथ। एल से लैंड रिफॉर्म्स वाला है, और इसके अंदर, इसी के अंडर में जमींदारी सिस्टम का एबॉल्यूशन हुआ था। और इसी में ही क्या होता है ना, कि पार्लियामेंट जो है वो डील करता है उन मैटर्स से जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और जो भी लॉज इसके अंदर लिख दिए जाएंगे इस 9th शेड्यूल के अंदर, उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इस बेसिस पे कि उनका फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है। मान लो इसे जमीन ले ली, वो कहते हैं मैंने मैंने खरीदी है, ये तो मेरी है और मैं तो कर सकता हूँ, ये तो मेरा राइट है। नहीं, अगर मान लो कोई लॉ इस 9th शेड्यूल के अंदर लिखा है, कोई एक्ट रेगुलेशन लिख दिया इस 9th शेड्यूल के अंदर, तो अंदर में, तो वो उस बेसिस पे वायलेट नहीं कर सकते कि उनका फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है। समझ गए? ठीक है, लेकिन 2007 में क्या हुआ? 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, इसके अंदर जो भी आप शेड्यूल के हम लॉ वगैरह डाल रहे हो ना, उसको हम रिव्यू जरूर करेंगे, देखेंगे कोई जाति तो नहीं हो रही है। तो यानी कि जुडिशियल रिव्यू इसमें है, और वो किस किस केसेस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं? जो सारे केसेस हुए हैं 24 अप्रैल 1973 के बाद, जिस टाइम पर केशवानंद भारती केस हुआ था। तो थोड़ा लंबी कहानी हो गई। देखो क्या है ना, इसमें है लैंड रिफॉर्म्स। क्या है भाई? इसमें है लैंड रिफॉर्म्स, मतलब कोई भी एक्ट या रेगुलेशन इसके अंदर डाला जाएगा लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे, जिसमें जमींदारी एबॉलिशन भी हुआ है, बहुत सारी चीजें होंगी। एंड इसके अंदर क्या होंगे? लॉज होंगे एंड रेगुलेशंस होंगी। ठीक है, लॉज होंगे एंड रेगुलेशंस होंगे। एंड कांट क्वेश्चन, ठीक है, कांट क्वेश्चन ऑन ग्राउंड, किस ग्राउंड पे? कि हमारे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है, ऑन ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट वॉल्यूशन। ठीक है, इस ग्राउंड पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता उन लॉज को जो कि इसके अंदर होंगे 9th शेड्यूल के अंदर। बट बट 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू तो हम करेंगे, कि जुडिशियल रिव्यू तो होगा। तो किस किस केसेस पे जुडिशियल रिव्यू होगा? जो कि कौन से लॉज, जो लॉज बने हैं आफ्टर, लॉज आफ्टर 24 अप्रैल 1973 के बाद, जो जो आपने इसमें लॉज डाले हैं इस 9th शेड्यूल में, उनको जुडिशियल रिव्यू उनमें अलाउड है, ये बोला है। और ये डेट जो है, ये केस की डेट है। उस केस का नाम है केशवानंदा भारती केस। ठीक है,
बहुत बार आएगा ये केस। तो डन, समझ में आ गया कि 9 शेड्यूल एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, जिसके अंदर कुछ लॉज एंड रेगुलेशन एक्ट्स वगैरह बनाए हैं जमींदारी सिस्टम का अबॉलिशन करने के लिए। और इसमें जो भी लॉ होगा या रेगुलेशंस होगी उनको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ऑन ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट वॉल्यूशन। बट 2007 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू अलाउड है, और उन लॉज पे अलाउड है जो कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें बनाए गए हैं। और ये डेट स्पेसिफिक क्यों डाली, क्योंकि इस टाइम पे केशवानंद भारती केस आया था जिसमें जुडिशियल रिव्यू मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी। वो हम बाद में पढ़ लेंगे कि क्या होता है, पूरा बताऊंगी आपको कौन से केसेस थे। डन। तो यहाँ पे हमने अमेंडमेंट देख लिया, किस किस अमेंडमेंट से क्या क्या आया है, और टोटल 12 के 12 शेड्यूल हम देख चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज का क्या है, इसमें मैटर्स लिखे हुए हैं, किस किस मैटर पे वो चीजें कर सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं, पावर्स उनके पास। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है एकदम से, और आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छे से इसको रिवाइज करें, याद करें। इसके अंदर की जो भी चीजें थी मैंने सारी बता दी हैं आपको। अगर कुछ छूटता है कुछ भी है तो आगे के चैप्टर्स में वो कवर हो जाएगा। ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप डेली प्रिपेयर करें, और कभी भी ये मत सोचे कि हम बहुत ही परफेक्ट करेंगे तभी स्टार्ट करेंगे, नहीं। आप स्टार्ट करें बस। अगर आप डेली एक पेज भी पढ़ पाए और मेरी 15 मिनट की एक वीडियो भी देख पा रहे हैं ना, उसके नोट्स बना पा रहे हैं, तो वो भी बहुत काफी है कुछ ना करने से। तो जिंदगी में स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। इंटेंसिटी मैटर नहीं करती कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, मैटर क्या करता है, कंसिस्टेंसी। तो अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आप डेली पढ़ रहे हो, तो एक दिन आप अचीव कर जाओगे। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे अंदर, मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं एक दिन में कितने भी घंटे पढ़ सकती हूँ, बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। तो मैं इस चीज को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। और आपको मैं बता रही हूँ ना, इंटेंसिटी कभी काम नहीं आती, काम आती है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी। और जो आप डेली करते हो ना, उसी से आप जाने जाते हो। इस चीज से नहीं जाने जाते कि आपने एक दिन इतने घंटे पढ़ लिया तो आप पढ़ाकू हो, नहीं। आप डेली जो करते हो ना, उससे आप जाने जाते हो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आगे की वीडियोस डालनी है। थैंक यू।